नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबक बना हुआ। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौती और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वह सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी को टक्कर देंगे। बताया जा रहा है कि इस सीट पर टिकट के लिए पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की है। वहीं कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि कोई ना कोई सामने तो होगा ही, व्यक्ति अहम नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जनता तय करेगी कि उन्हें यानी मनोज तिवारी को ने कोई काम किया है या नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर प्रत्याशियों को समीकरणों के आधार पर चेहरा बनाया जा रहा है। यही वजह है कि कई सीटों के टिकट फाइनल होने में विलंब हो रहा है। रविवार की रात दिल्ली में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस तो वहीं 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप तो उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से भाजपा के मनोज तिवारी के सामने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उतारा है। पिछले चुनाव में सीपीआई माले के टिकट पर कन्हैया बेगूसराय से गिरिराज सिंह के सामने लड़े थे, लेकिन उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पार्टी भी बदल ली। अब देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं या नहीं। मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार के सांसद हैं। उनकी इस क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। अभिनेता और गायक कलाकार के तौर पर लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, जबकि इसके उलट कन्हैया की छवि एक पूर्व छात्र नेता की है। जेएनयू में विवादित नारों में नाम सामने आने के बाद उन्हें कुछ महीने तिहाड़ जेल में काटने पड़े थे। इसके बाद वो रातों रात स्टार बन गए। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को निशाना बनाते उनके भाषण लोगों को पसंद आने लगे। फिलहाल वो कांग्रेस में एनएसयूआई के इंचार्ज हैं। दिल्ली में वापसी करना चाहती है कांग्रेस। पिछले 2 चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस दिल्ली में वापसी करना चाहती है। ऐसे में वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट को जीतना चाहेगी। कांग्रेस का दिल्ली विधानसभा में भी कोई विधायक नहीं है। ऐसे में कन्हैया की जीत दिल्ली में पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। हालांकि मनोज तिवारी मोदी सरकार के काम के दम पर लगातार तीसरी बार इस सीट को जीतना चाहेंगे। हो सकता है ध्रुवीकरण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। ऐसे में कन्हैया के लिए ये जंग बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल की दिल्ली में काफी लोकप्रियता है। ऐसे में वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण ये क्षेत्र चर्चा में आया था। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दायरा सीलमपुर, मुस्तफाबाद, करावन नगर और बाबरपुर, मौजपुर, यहाँ मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा। पूरे लोकसभा में 21% वोटर मुस्लिम। ऐसे में धार्मिक ध्रुवीकरण बड़ा मुद्दा। पूर्वांचली किसके सर बांधेंगे जीत का सेहरा। इसके अलावा सीट पर पूर्वांचलियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। वहीं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों बिहार से आते हैं। पूरे देश में सबसे घने बसे इलाकों में से एक है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। सीमापुरी और गोकुलपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां बिहार और यूपी से आने वाला मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में निवास करता है। वहीं कई ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियां भी हैं, जिनको मोदी सरकार ने 2019 में अधिकृत किया था। ऐसे में भाजपा इस वर्ग को साधने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं कांग्रेस के कन्हैया भी आप सरकार की नीतियों के दम पर वोट लाने की कोशिश करेंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंचे। प्रचार के दौरान उन्होंने अपने एक फैन शौर्य को मंच पर आने को कहा तो तालियां गूंज उठी। योगी ने मंच पर फैन शौर्य को दुलारा। यह नजारा देखकर लोग सीएम योगी की प्रचार शैली के कायल हो गए। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंचे। प्रचार के दौरान उन्होंने अपने एक युवा फैन शौर्य को मंच पर आने को कहा। बच्चे शौर्य को योगी की तरह नारंगी रंग के कपड़े पहनाए गए और उसके बाल कटवाए गए। अरे उस बच्चे को भेज दो ऊपर, भेज दो उस बच्चे को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अचानक मंच पर बुलाया तो युवा शौर्य की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने उत्साह के साथ सीएम योगी से अपनी बातचीत के बारे में बताया। मेरी बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा स्टेज पे आ गए और उन्होंने मेरे से बातचीत करी, आपका नाम और मेरे पापा का नाम। उनको मिलकर कैसा लगा? मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा। शौर्य के पिता ने बताया कि उनका बेटा यूपी के सीएम का बहुत बड़ा फैन है और अक्सर उनकी तरह कपड़े पहन लेता है। इससे पहले भी ये योगी आदित्यनाथ का स्वरूप बना था। प्रदीप बत्रा जी के इलेक्शन थे, उस समय भी ये बना था और उस समय योगी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो इसने कहा था पापा मुझे योगी जी बनना है, मुझे केस कटवाने हैं, मैं उनके जैसा बनूंगा। आज फिर योगी जी आ रहे थे, कल रिक्शा घूम रहा था हमारे घर के आसपास तो बोलता है पापा मुझे योगी जी बनना है। और योगी जी आज इन्हें स्वरूप लिया, तुरंत एकदम कपड़े तैयार अपने घरे, बाल सुबह सुबह कटवाए। पापा जी उनका वेशभूषा मुझे लेनी है और कटवा के सीधा आज यहाँ पे आ गए। 11 बजे से लेके 3 बजे तक ये बच्चा वेट करता रहा कि मुझे मिलना है और बार बार हाथ हिला रहा था योगी जी को कि योगी जी मेरी शर्ट देख लें और देख ही लिया। योगी आदित्यनाथ रविवार को हरिद्वार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। उत्तराखंड की सभी 5 सीट पर चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। यूपी में लोकसभा चुनाव का घमासान छिड़ा हुआ है। मथुरा में बीजेपी को जहां हैट्रिक की उम्मीद है तो वहीं कांग्रेस को भी अपनी जीत का भरोसा है। सांसद हेमा मालिनी को अपने काम पर भरोसा है और वह जनता से एक बार फिर समर्थन की गुजारिश कर रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से मौजूदा बीजेपी सांसद और इस बार की उम्मीदवार हेमा मालिनी को उम्मीद है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएंगी। हेमा मालिनी ने 2014 और 2019 में दोनों बार राष्ट्रीय लोक दल को आसानी से हराकर चुनाव जीता था। इस बार आरएलडी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे बीजेपी की राह और आसान हो गई है। हेमा मालिनी का दावा है कि कान्हा की नगरी में कराए गए विकास कार्यों के दम पर उन्हें जीत मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के सब लोग जाके गांव-गांव जाके बताते हैं क्या क्या उपलब्धियां दी है हमारी सरकार ने। So they know it very well. See, I am here, they are very happy with me. But there is no point in my staying here all the time and do nothing. Because my work is in Delhi with all the ministry. So I go and do my work and I bring big project, big crores of rupees project for Mathura, which I am doing it. That is what I am supposed to do. हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने मुकेश धनगर को टिकट दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने मथुरा को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कुल 17 सीटें दी हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के तहत मथुरा सीट कांग्रेस के खाते में आई है। पिछली बारी उन्होंने ये कहा था जब पूजा करने यमुना जी पर गई थी शुरुआत में 2014 में, उससे 10 साल से हैं वो, उनका तीसरा टर्म है ये। उन्होंने कहा था कि मैं यमुना पूजन करने के लिए आई हूँ और यमुना जी को शुद्ध करूंगी। फिर वही वादा उनका पुराना घिसा हुआ पिटा हुआ, फिर वो यमुना पूजन जाती हैं यमुना जी पर, फिर वो यमुना पूजन करती हैं और कहती हैं कि मैं यमुना शुद्ध करूंगी, यमुना सौंदर्यकरण करूंगी। पूछना चाहता हूँ जब उनकी देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पिछले 10 साल से क्यों नहीं हुई? मथुरा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट शामिल हैं। कुछ वोटरों का कहना है कि बीते 10 सालों में मथुरा का बहुत विकास हुआ है। पहले तो सफाई भी नहीं रहती थी, अब सफाई है और सब कुछ अच्छा चलता है। सब एक दूसरे के बारे में सब सोचते हैं, सब अच्छा है यहाँ पे। बस
हम मोदी सरकार को ही करेंगे। अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं कि आगे अच्छा काम और करें वो। अच्छा काम मतलब क्या क्या काम हुए आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? यही है कि मतलब रास्ते वास्ते जो भी हैं उन्होंने ठीक करवाए हैं और लेडीज़ों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती यहाँ पर, और मतलब और भी अच्छे काम जो होते हैं वो उन्होंने अच्छा तरह से करवाया है। डेवलपिंग की बात करें तो आज कोई भी सड़क बिना स्ट्रीट लाइट के नहीं है। सारी सड़कों पे स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर भी आप अंधेरे में अंधेरा नहीं है। यहाँ पर सब जगह उजाला उन्होंने किया हुआ है और कई रोडों को 4 लेन किया है। पहले सीवर लाइन केवल पुराने शहर में ही थी, अब उसका विस्तार किया गया है और करीब 6 से 8 किलोमीटर का दायरा उसका बढ़ाया गया है सीवर लाइन का। कुछ लोगों की मांग है कि आने वाले कुछ सालों में वे यमुना नदी की सफाई और मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम होते देखना चाहते हैं। मोदी सरकार से हमारी बहुत उम्मीद है, वैसे तो वो पूरी करते हैं, फिर भी यहाँ मेन रूप से एक तो यमुना जी का है पवित्र होना। यहाँ पर ये एक मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट आया था, उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार से हम गुहार करेंगे फिर से वही योजना जो मेट्रो की लायक थे वो दोबारा से उसी योजना पे काम हो। कुछ लोग बीजेपी सांसद पर वादा खिलाफी की तोहमत लगा रहे हैं। वादा ना कोई पूरा करो, ये हमारा मिल है गन्ना मिल, दोनों बार वादा किया पर बाब नहीं कुछ भी हुआ आज तक ना। खाली बमूरन ने चुनाव में बमूर के पेड़ ने खुदवा देते और फिर गई गाड़ी। अगली बार जो शुरुआत में भई थी इसी मंच थे, ये कि स्टेशन की कह गई थी हेमा जी कि स्टेशन बनवाएंगे हम बड़ौतर रोड पे, और अभी तक कोई स्टेशन नहीं बना है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर आम चुनाव के 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मथुरा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नामांकन दाखिल करने के बाद भीलवाड़ा में सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने वादे और मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जीतने की अपील कर रहे हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के बीच में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीतने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। इस रोचक मुकाबले पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। बता दें कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भीलवाड़ा सीट पर वोट डाले जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की भीलवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल पहले बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेरिया ने 2014 में 2,46,000 वोटों से यहां जीत हासिल की थी। 2019 में जीत का ये अंतर 2 गुने से कहीं ज्यादा बढ़कर 6,10,000 वोट तक पहुंच गया। हालांकि इस बार बीजेपी ने बहेरिया की जगह आरएसएस से जुड़े दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। टिकट का निर्णय करना केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति का विशेषाधिकार है। टिकट बदलना बहुत सामान्य बात है। हमारा तो यहाँ टिकट बदलकर नए कार्यकर्ता को दिया है, लेकिन कांग्रेस ने तो टिकट देकर वापस लेके किसी तीसरे को उतार दिया। कांग्रेस ने पहले दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में गुर्जर को राजसमंद लोकसभा सीट से लड़ने को कहा गया और उनकी जगह भीलवाड़ा से टिकट वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीपी जोशी को दी गई। जोशी भीलवाड़ा से 2009 का चुनाव जीत चुके थे। जोशी ने तब यहां पीने के पानी का संकट दूर करने का वादा किया था। जोशी साफगोई से मानते हैं कि उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद पीने के पानी की योजना उनके कार्यकाल में सिरे नहीं चढ़ पाई थी। जोशी ने कसम खाई थी कि अगर वो वादा नहीं निभा पाए तो भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2014 और 2019 में उन्होंने अपनी कसम निभाई और चुनाव नहीं लड़े। हालांकि जो काम उन्होंने 2009 के बाद अपने कार्यकाल में शुरू किया था वो अब पूरा हो रहा है, लिहाजा उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भीलवाड़ा को चुना। मैंने प्राथमिकता के आधार पर पीने की पानी की समस्या निदान करने के लिए चंबल का पानी यहाँ पर लाने का काम किया। उस समय मैंने कहा था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं भारत सरकार में मंत्री बनूंगा, कि यदि मैं पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं करा पाया तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा।
और मैंने मंत्री के रूप में पीने के पानी की समस्या के लिए योजना बनाई, वित्तीय स्वीकृति कराई, काम प्रारंभ करवाया, लेकिन एक्चुअल में पानी लोगों के घर में नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं वहां पर चुनाव लड़ने नहीं है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वो योजना पूर्ण रूप से लागू हो रही और यहाँ पर पूरे भीलवाड़ा जिले के ढाणी मजरों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो पाया। बेड़िया जी 10 साल तक सांसद रहे, कोई न तो योजना ले न कोई काम कराया, कुछ भी नहीं करवाया, नील है। और सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी पहले चंबल योजना लाए थे, चंबल का पानी आज पी रहे हैं। भीलवाड़ा में 7-7 दिन में पानी मिलता था, आज इन्हें पानी मिलता है। और मेमो कोच फैक्ट्री और बहुत सारे रोडों की जाल है सीपी जोशी के हाथ की है। पूरा भीलवाड़ा जो डेवलप हुआ है, जो सीपी जोशी की देनी, डॉक्टर सीपी जोशी की देनी। जोशी का कहना है कि अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो उनका पूरा ध्यान बेरोजगारी दूर करने पर होगा। तो मैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो मानता हूँ वो मानता हूँ बेरोजगारी। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसका प्रयास करने का मैं ईमानदारी से काम करूंगा। बीजेपी उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के चलते वे आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। न 2009 की कांग्रेस बची है और न 2009 की अब भाजपा है। अब मोदी युग की भाजपा है जिसको आम आवाम का समर्थन प्राप्त है और मैं उस भाजपा का प्रतिनिधि हूँ। एक संकल्प की बात भी आप कर रहे थे। आम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर 400 प्लस सीटें एनडीए को लोकसभा में देंगे। बीजेपी उम्मीदवार के विश्वास पर वोटरों का एक वर्ग मुहर भी लगाता है। लोगों का मानना है कि भले ही कई मुद्दे अभी अनसुलझे हैं, मगर वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। समस्या तो बहुत आती है, तो उसका सुधार नहीं होता ना है। अभी हमारे मकान बनाए वहाँ गेला नहीं, तो गेला में जाने का रास्ता नहीं, खेते तो सुनाई नहीं करते, लाइट बिल माफ नहीं, तो पैसे देना पड़ता है हमारे को। गेहूँ पास नहीं तो गेहूँ का 10 बार कर दे तो गेहूँ चालू नहीं हुए तो नहीं हुए। वोट तो मोदी को ही देंगे, काम हो मत हो। ये है मोदी की लहर चल रही है, अभी मोदी के हिसाब से ही बीजेपी आएगी क्या। बीजेपी के दामोदर अग्रवाल संसदीय राजनीति की शुरुआत करने का विश्वास लेकर चल रहे हैं, तो इनके सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी पिछले साल नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में यहाँ के चुनाव में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। भीलवाड़ा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा, जिस पर चुनावी विश्लेषकों की खास नजर रहेगी। फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।